गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। सबसे पहले आप सभी गुरुओं को मैं धन्यवाद क्या कहूँ, एक कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ कि रेगुलर क्लास हमने शुरू कर दी और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है। मैं चाहता हूँ और अधिक से अधिक लोग जुड़ें, चूँकि परीक्षा तय है और 11th आवर में तैयारी में दिक्कत आएगी। आप सबके पास बार बार कह रहा हूँ कि ढेर सारे काम हैं, इसलिए क्लास से जुड़ जाइए। अभी प्रतिदिन एक क्लास दे रहा हूँ सोमवार से शुक्रवार तक, लेकिन बहुत जल्दी ही जैसे ही सिलेबस की घोषणा होगी क्लास के घंटे बढ़ जाएंगे। अभी जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ बहुत काम की चीज़ पढ़ा रहा हूँ और उसको पढ़ के आप वाकई में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। वो क्लास ऐप पे चल रहा है, टेलीग्राम चैनल पे है या यूट्यूब के प्राइवेट वीडियो है। उसे मैं पब्लिक के लिए नहीं दे पा रहा हूँ, चूँकि एक तो क्लास में बहुत नॉमिनल पैसा रखा गया है, 199 रुपये अभी 14 जनवरी तक। फीस तो उसका 1099 है, लेकिन फ़िलहाल 199 रुपये रखा गया है। तीसरी बात है कि अगर सब वीडियो को उस पर डाला जाए तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर दिन एक क्लास की घोषणा होती है, तो संभव नहीं है, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चूँकि आपसे एक वादा भी है कि आपको निःशुल्क भी मैं पढ़ाता रहूँगा, तो उसी श्रृंखला के ये शायद मेरे समझ से 13वां क्लास है जो मैं वीकली मंगल के मंगल में डालता रहता हूँ, तो उसी के तहत है। पीछे इसके तहत मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे बात किया था, बाल मनोविज्ञान पे, तो बहुत गुरुओं को बहुत अच्छा लगा। एक कॉमन आदमी भी जो लोग सुने उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो आज मैं बाल मनोविज्ञान का, चूँकि मैं चाहता हूँ एक न्यू कमर की तरह आपको नहीं पढ़ाना, आप कोई बीएड नहीं कर रहे हैं, डीएलएड नहीं कर रहे हैं, एमएड नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको अक्षरशः किसी के कथन को, किसी की सोच को, किसी के प्रयोग को मैं बताऊं। मैं फिलॉसफी बताना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन न छूटे। आपको समय कम है, तो रेगुलर क्लास में तो चूँकि 300 से 400 पृष्ठों का स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा बड़े प्रिंट साइज में, तो उसमें वो सब भी चीज़ें रहेंगी। चूँकि हम लोगों स्ट्रेट फॉरवर्ड से ज़्यादा रिसर्च बहुत मेरे समझ से शैक्षिक जगत में बहुत कम जगह होगा, मुझे अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों का बहुत इस पे काम रहा है। तो वो सब चीज़ें मिलेंगी आपको, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो रिटेल में मिलेगी। क्लास में मैं उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैं बेसिक फिलॉसफी बताना चाहता हूँ बाल मनोविज्ञान का क्या है, जो हम लोगों का अपना इजाद किया हुआ फैक्ट है, ये कहीं नहीं मिलेगा। बाल मनोविज्ञान यानी बच्चों का मनोविज्ञान क्या है। इस पे मैंने पीछे बताया था कि पहले तो माना ही नहीं जाता था कि बच्चों का कोई अलग मनोविज्ञान है, ये आधुनिक काल की देन है, जो पिछले वीडियो में आप 12 नंबर में देख सकते हैं। आज मैं बाल मनोविज्ञान कैसे बढ़ता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसकी वो मनोवैज्ञानिक सोच कैसे बढ़ती चली जाती है और बड़ा हो जाता है तो एकदम से उसकी सोच कैसे एक नई सोच में ढल जाती है। तो गुरुवर आप ही से बहुत कुछ सीखा है, जीवन में बहुत संस्थाओं में पढ़ने का मौका मिला, तो एक से एक गुरुवर मिले हैं। तो बहुत से गुरुओं ने हायर स्टडीज़ में दयाल यूनिवर्सिटी और आईएफटी में मैं ये सीखा कि तथ्य को समझो, उससे चीज़ों को आगे बढ़ाओ, और तभी समझोगे जब किसी चीज़ में डूब जाओगे। तो मैंने डूबा, तो डूबने के बाद पूरे जितने बाल मनोवैज्ञानिक हैं अपने देश के और बाहर के, तो उन दोनों को देखकर मुझे दो बातें समझ में आई। तर्क बनाम तथ्य। तर्क बनाम तथ्य।
लॉजिक रीजनिंग भी कर सकते हैं वर्सेस फैक्ट्स। इसी दोनों का संघर्ष बाल मनोविज्ञान है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बच्चा जैसे ही बायोलॉजिकल यूनिट से वो सोशल यूनिट बनता है तो उसके अंदर कुछ तर्क विकसित होते हैं, वो आसपास कुछ देखता है, कुछ फील करता है, कुछ महसूस करता है। जिस चीज़ को भी छूता है तो उसके अंदर एक संप्रेषण संचारित होती है, चाहे माँ से दूध पी रहा हो, गोद में खेल रहा हो, किसी चीज़ को देख रहा हो, किसी रंग को देख रहा हो, किसी पंखे को चलते देख रहा हो, बिजली को बल्ब को जलते देख रहा हो, तो उसके अंदर तर्क भी आता और तथ्य क्या है, जो उसका ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन को जब वो अपने लिए यूज करता है तो उसका सहारा क्या देता है, उसका अनुभव। वो अनुभव वहां पर क्या है, उसके पास तर्क है। ये अनुभव 1 घंटे का भी हो सकता है। किसी ने धोखे से अगर कहीं आग को छू दिया और जल गया तो वैसे किसी जलती चीज से वो बहुत दूर हो जाता है। क्यों? उसको एक फैक्ट मिल गया कि लालटेन है यार, मोमबत्ती है, छुएंगे जल जाएगा। उसके बाद वो भागता है। इस फैक्ट से उसको तर्क कहता है कि इसको मत छू, चूंकि उसके पास है। और उसका मनोविज्ञान क्या होता है कि जिस चीज में कुछ ज्वाला हो, जिससे कुछ धुआं निकलता हो, उससे बहुत कोसों दूर भागने लगता है। वैसे आप कहो कि मत छुओ, हाथ जल जाएगा, ना, नहीं मानेगा। किसी न किसी बहाने वो उसको छूना चाहेगा। ये मनोविज्ञान है। आप आए दिन हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। क्या बाल मनोविज्ञान है कि वो बालक को सुर ही, देखिए कवि की कल्पना, उसमें भी बाल मनोविज्ञान कितना धांसू है, कितना गर्दा उड़ाने वाला बाल मनोविज्ञान। कि एक कवि कल्पना करता है कि एक बच्चा को लगता है कि कुछ है, वो फल है, लाल सा है, और उसको खाने चल देता है। तो वो कहानी है, इसकी सच्चाई से हमें क्या लेना। लेकिन एक शिक्षक के रूप में मैं भी इसको देखता हूँ कि वो बाल मनोविज्ञान है। वो हर चीज़ को पाना चाहता है। उतना लाल टूहटू जो सूरज दिखता है, उस लाल टूहटू ऐसे भी किसी बच्चों को दिख जाएगा तो उस पर वो आक्रमण करेगा, क्योंकि कलर उसे बहुत सुंदर लगता है। प्रकृति डीप सुर्ख रंग, लाल कुछ कुछ, करिया कुछ कुछ, या लाल जो है वो अच्छा लगता है। तो इससे तथ्य बनाम तर्क बनाम तथ्य की लड़ाई की ही अभिव्यक्ति बाल मनोविज्ञान है। कोई मिठाई खाता है, उसे अच्छा लगता है, गेंद खेलने जाता है, छोटा बच्चा है, लुढ़क रहा है, गाड़ी को चला रहा है, कंकर से मार रहा है किसी को, रेत में बालू में लोट रहा है, खेल रहा है अपना, वहाँ कुछ छोड़ के आ गया, चल के आ गया। तो हर चीज़, हर तर्क से उसके अंदर चीज़ें विकसित होती हैं, उसके अंदर विस्तार होता है और बहुत कुछ अधिगम सीखता है, लर्निंग सीखता है, डिस्टिंग्विश करना सीखता है। पेड़ पे ले जाए, वो जानता है कि ये पपीता पक गया। गांव का छोटा बच्चा वो चाहता है उसको तोड़ना, क्यों? उसके कलर को देखता है, पीला हो गया, तो उसको तोड़ना चाहता है। वो जान जाता है कि कौन सा आम पका हुआ है, वो देखता है, उसे अगर उसको अच्छा लगता है तो कि हाँ अब फल पक चुका है, अब तोड़ना है। तो तर्क से तथ्य को देखा जाना। अब देखिए कि अगर बाल मनोविज्ञान का विकास तभी हो सकता है, स्वस्थ बाल मनोविज्ञान का, जब स्वतंत्रता हो। शिक्षा में डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता की बात जब होती है तो हमने क्या देखा कि शिक्षा में स्वतंत्रता की अभिकल्पना उपनिषद काल से ही की गई है। बच्चों को स्वतंत्र रखने की बात उपनिषद काल से ही रखी गई है, कही गई है, की गई है। लेकिन आधुनिक पश्चिम में जब हम देखते हैं, आधुनिक पश्चिम में शिक्षा और लोकतंत्र की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है कि लोकतांत्रिक अगर शिक्षा को रहने दिया जाए, किसी के बच्चों के सलाह को, बच्चों का समूह जो करना चाहता हो
उसको समझाकर, उसको कराकर, उसको रोक कर नहीं, उसको समझकर अगर चलने दिया जाए तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ होगा और उसे डराया नहीं जाए अंधकार देखकर, या किसी चीज़ कोई जिद करता हो, माँ कह देती है कि किसी कॉर्नर में अरे भूत है, तो गलत है। भूत है तो गलत है, इससे नहीं डराना चाहिए। और सबसे मजे बात है कि जब आप जॉन डीवी को पढ़ेंगे, शिक्षा और लोकतंत्र, तो आप ये महसूस करेंगे कि बाल मनोविज्ञान की प्रवृत्ति पूरे मानव जाति में एक ही जैसी है। ऐसा नहीं है कि कहीं का बालक अलग है और कहीं का, हाँ ये परिवेश का ये फर्क है। क्योंकि एक चीज और बहुत जरूरी है कि बच्चों के विकास में बामुश्किल 10 से 20% तक जेनेटिक कैरेक्टर का योगदान है, 90 to 80% इन्वायरमेंट का है। आप जैसा इन्वायरमेंट देंगे उससे उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, उससे उसका मनोवैज्ञानिक विकास होगा। अगर इन्वायरमेंट दूषित है, वातावरण दूषित है, तो वो बच्चा अच्छा नहीं करेगा। तो इसके चलते गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, पश्चिम के बच्चे, पूरब के बच्चे, भारत के बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे में जो डिफरेंस देखते हैं आप, वो पर्यावरण, इन्वायरमेंट उसका जो है, परिवेश जो उसका है, वातावरण उसका जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए अगर इसको स्वस्थ और नैतिक रखा जाए तो मेरा मानना है कि फिर एक जैसा मनोवैज्ञानिक विकास होता है। इसीलिए हर शिक्षा नीति में समरूप एक जैसी शिक्षा की कल्पना की गई। लेकिन मजेदार बात है कि यह कल्पना ही रह गई। जब मैं देखता हूं कि कोठारी आयोग की बात है, 1966 कहता है एक जैसी शिक्षा पूरे भारत में हो। फिर वही आग्रह 1986 में राजीव गांधी करते हैं कि एक जैसा शिक्षा हो। वही आग्रह आज भी है 2002 की शिक्षा नीति में कि एक जैसी शिक्षा हो। लेकिन आप देखिए कि उसी कोठारी आयोग को लगाया गया, लेकिन उसमें चयन की बात करते गए। वैसे तो कहता है कि शिक्षा में किसी ढंग का चयन नहीं होना चाहिए, बच्चों का कभी भी नामांकन किसी चयन प्रक्रिया से नहीं होना चाहिए, तो उनसे पूछा जाना चाहिए। उस शिक्षा नीति का ये दोष है कि फिर चयन प्रक्रिया के द्वारा कुछ स्कूल कैसे अच्छा आप बनाते हैं, उस पर क्यों ज़्यादा बजट करते हैं। जैसे बिहार में बहुत दिनों तक नेटहाट चला, अब वो झारखंड के पास है, तो क्या था, पूरे बिहार से जनरल 30 मतलब टोटल 60 सीट होते थे, सैनिक स्कूल चला, तो चयनित विद्यालय बना के अब कैसे उसी कोठारी आयोग को धज्जी उड़ाते हैं। वही नई शिक्षा नीति राजीव गांधी ने बहुत जोर शोर से शुरू किया और उन्होंने क्या कर दिया, दून स्कूल में पढ़े हुए थे, दून स्कूल जैसा मॉडल स्कूल पूरे इंडिया में वो बनाना चाहते थे। पूरी टीम दून स्कूल में उनकी पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने उसी मॉडल स्कूल को नवोदय स्कूल बनाया, जवाहर नवोदय जिसका नाम है। तो चयनित विद्यालय हो गया, तो शिक्षा एक जैसे कैसे होगी। वहाँ के शिक्षकों का वेतन अलग है, वहाँ के बच्चों के आय के आधार पे 1 रुपया भी नहीं लगता है, निम्न वर्ग के ही बच्चे ज़्यादा जाते हैं। सारे खाने पीने की सुविधा है, खेलने की इतनी सुविधा है, वहाँ के बच्चों को ड्राई फ्रूट दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, मतलब पोषण के साथ शिक्षा की व्यवस्था है। और वो बच्चा वो बहुत अच्छा कर रहा है। नवोदय विद्यालय इस देश की शिक्षा को बचाए हुए हैं। लेकिन वो सुविधा कहाँ बिहार के हाई स्कूलों में है, उसकी चवन्नी भर नहीं है, खेलने के लिए एक फुटबॉल तक नहीं है, एक बूट नहीं है प्रॉपर, किसी भी खेल का पूरा सामान आपको किसी भी हाई स्कूल में नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो इसका क्या असर पड़ेगा कि एक जैसा इसीलिए नैतिकता की लोप जो हो रहा है, क्योंकि जब तक आप प्राइमरी स्कूल में ये भेदकारी शिक्षा नीति करेंगे, अब वही शिक्षा नीति कर रही है कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा होगी, एक जैसा सब कुछ होगा, और उसी में नवोदय विद्यालय की कल्पना, हर जिले में एक होगा। तो क्या होगा, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय हो जाएगा। तो आप नवोदय नहीं, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है उसके स्टैंडर्ड को ठीक कीजिए ना। भूखे भी, पोषण के थोड़ा अभाव में भी बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन एक वातावरण दीजिए। मैं जिस मिडिल स्कूल में था बेलसन,
खाने में इतने बड़े बड़े कीड़े आते थे। उसमें मास्टर साहब 60 रुपया महीने का लेते थे, उसमें खाना पीना ट्यूशन फीस सब कुछ था 60 रुपीज़ में। वो कोई दिया तो ठीक है, ना दिया कोई बात नहीं, या चावल दाल और सब्जी और नाश्ते के दही के लिए 20 रुपया लेते थे। तो लेकिन दिन रात हम लोग पढ़ते थे हर चीज़ में, मतलब 4 सीट स्कॉलरशिप का होता था, एक ब्लॉक का चारों लगातार नेत्रहार तिलैया सब जगह जाते थे। सुबह से शाम तक शिक्षक मनोयोग से क्लास लेते थे। एक हम लोग हॉस्टल के लिए जलावन लाने जाते थे, सारी चीज़ें करते थे। सुबह उठ के उठना, फिर नित्य क्रिया से होना, व्यायाम करना, फिर नाश्ता करना, फिर ग्रुप में पढ़ना, फिर स्कूल की पढ़ाई, फिर शाम में पढ़ाई। बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा थी एक। तो लॉट ऑफ बच्चे अच्छे करते थे। तो सारी चीज़ों को करना, पिक एंड चूज करके। भारत की शिक्षा का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, जो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे पिछड़े हैं, उसका कारण है कि उनके तर्क और तथ्य के बीच का तालमेल का अभाव। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि तर्क और तथ्य के बीच तालमेल रखें, और यही बाल मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति है। फिर मिलूँगा अगले मंगल को, और फिर कहूँगा नियमित क्लास शुरू हो गई है। अधिक से अधिक लोगों से मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। 14 जनवरी तक मात्र 199 रुपये में है। आग्रह है कि आप सब नामांकन लें। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.